मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास राग दरबारी का, जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। दोस्तों, अब तक मैं उपन्यास राग दरबारी के 11वें भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के 12वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम गयादीन था। वह जोड़ बाकी गूढ़ा भाग में बड़ा काबिल माना जाता था, क्योंकि उसका पेशा सुदखोरी था। उसकी एक दुकान थी जिस पर कपड़ा बिकता था और रुपयों का लेन देन होता था। उसकी एक जवान लड़की थी जिसका नाम बेला था, और एक बहन थी जो बेवा थी, और एक बीबी थी जो मर चुकी थी। बेला स्वस्थ, सुंदर, गृह कार्य में कुशल और रामायण और माया मनोहर कहानियां पढ़ लेने भर को पढ़ी लिखी थी। उसके लिए एक सुंदर और सुयोग्य वर की तलाश थी। बेला तबीयत और जिस्म दोनों से प्रेम करने लायक थी, और रुपन बाबू उसको प्रेम करते थे, पर वह यह बात नहीं जानती थी। रुपन बाबू रोज रात को सोने के पहले उसके शरीर का ध्यान करते थे, और ध्यान को शुद्ध रखने के लिए उस समय वे सिर्फ शरीर को देखते थे, उस पर के कपड़े नहीं। बेला की बुआ गया दिन के घर का काम देखती थी और बेला को दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देती थी। बेला बड़ों की आज्ञा मानती थी और दरवाजे से बाहर नहीं निकलती थी। उसे बाहर जाना होता तो छत के रास्ते मिली हुई छतों को पार करती हुई किसी पड़ोसी के मकान तक पहुंच जाती थी। रुपन बाबू बेला के लिए काफी विकल रहते थे, और वे उसे सप्ताह में 3-4 पत्र लिखकर उन्हें फाड़ दिया करते थे। इन बातों का कोई तात्कालिक महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि गया दिन सूद पर रुपया चलाते थे और कपड़े की दुकान करते थे। कोऑपरेटिव यूनियन भी सूद पर रुपया चलाती थी और कपड़े की दुकान करती थी। दोनों शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रहते थे। वैद्य जी से उनके अच्छे संबंध थे। वे कॉलेज की प्रबंध समिति के उप सभापति थे। उनके पास पैसा था, इज्जत थी। उन पर वैद्य जी, पुलिस, रूपन, स्थानीय एमएलए और जिला बोर्ड के टैक्स कलेक्टर की कृपा थी। इन सब के बावजूद वे निराशावादी थे। वे बहुत संभल कर चलते थे। अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सावधान थे। वे उड़द की दाल तक से परहेज करते थे। एक बार वे शहर गए हुए थे। वहां उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें खाने में उड़द की दाल दी। गयादीन ने धीरे से थाली दूर खिसका दी और आचमन करके भूखे ही उठ आए। बाद में उन्हें दूसरी दाल के साथ दूसरा खाना परोसा गया। इस बार उन्होंने आचमन करके खाना खा लिया। शाम को रिश्तेदार ने उन्हें मजबूर किया कि वे बताएं उड़द की दाल से उन्हें क्या ऐतराज है। कुछ देर इधर उधर देखकर उन्होंने धीरे से बताया कि उड़द की दाल खा लेने से पेट में वायु बनती है और गुस्सा आने लगता है। उनके मेजबान ने पूछा, अगर गुस्सा आ ही गया तो क्या हो जाएगा? गुस्सा कोई शेर है या चीता? उससे इतना घबराने की क्या बात है? मेजबान एक दफ्तर में काम करता था। गयादीन ने समझाया कि उसका कहना ठीक है, पर गुस्सा सबको नहीं छजता। गुस्सा करना तो सिर्फ हाकिमों को छजता है। हुकूमत भले ही बैठ जाए, पर वह तो हाकिम ही रहेगा। पर हम व्यापारी आदमी हैं। हमें गुस्सा आने लगा तो कोई भूल कर भी हमारी दुकान पर न आएगा, और पता नहीं कब कैसा झंझट खड़ा हो जाए। गया दिन के यहाँ चोरी हो गई थी, और चोरी में कुछ जेवर और कपड़े भर गए थे, और पुलिस को यह मानने में ज़्यादा आसानी थी कि उस रात चोरों का पीछा करने वाले में ही किसी ने चोरी कर डाली है। चोर जब छत से आंगन में कूदा था तो गया दिन की बेटी और बहन ने उसे नहीं देखा था, और तब देखती तो उसका चेहरा दिख जाता। पर जब चोर लाठी के सहारे दीवार पर चढ़कर छत पर जाने लगा तो उसे दोनों ने देख लिया था, और तब उन्होंने उसकी पीठ भर देखी थी, और पुलिस को उनकी इस हरकत से बड़ी नाराजगी थी। पुलिस ने
पिछले 3 दिनों में कई चोर इन दोनों के सामने लाकर पेश किए थे और चेहरे के साथ साथ उनकी पीठ भी उन्हें दिखाई थी, पर उनमें कोई भी ऐसा नहीं निकला था कि बेला या उसकी बुआ उसके गले व पीठ की ओर से जयमाला डालकर कहती कि दरोगा जी, यही हमारा उस रात का चोर है। पुलिस को उनकी इस हरकत से बड़ी नाराजगी थी और दरोगा जी ने भुनभुनाना शुरू कर दिया था कि गया दिन की लड़की और बहन जानबूझकर चोर को पकड़वाने से इनकार कर रही है और पता नहीं क्या मामला है। गया दिन का निराशावाद कुछ और ज़्यादा हो गया था, क्योंकि गांव में इतने मकान थे, पर चोर को अपनी ओर खींचने वाला उन्हीं का एक मकान रह गया था। और नीचे उतरते वक्त चोरों के चेहरे पर बेला और उसकी बहन की निगाह बखूबी पड़ सकती थी, पर उन निगाहों ने देखने के लिए सिर्फ चोर की पीठ को ही चुना था। और दरोगा जी सबसे हंसकर बोलते थे, पर टेढ़ी बात करने के लिए अब उन्हें गया दिन ही मिल रहे थे। उस गांव में कुछ मास्टर भी रहते थे, जिसमें एक खन्ना थे जो कि बेवकूफ़ थे, दूसरे मालवी थे, वह भी बेवकूफ़ थे, तीसरे चौथे पाँचवें छठें और सातवें मास्टर का नाम गया दिन नहीं जानते थे, पर वे मास्टर भी बेवकूफ़ थे। और गया दिन की निराशा इस समय कुछ और गाढ़ी हुई जा रही थी, क्योंकि 7 मास्टर एक साथ उनके मकान की ओर आ रहे थे और निश्चय ही वे चोरी के बारे में सहानुभूति दिखाकर एकदम से कॉलेज के बारे में कोई बेवकूफ़ी की बात शुरू करने वाले थे। वही हुआ। मास्टर लोग आधे घंटे तक गया दिन को समझाते रहे कि वे कॉलेज की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष हैं और चूंकि अध्यक्ष बम्बई में कई साल से रहते आ रहे हैं और वहीं रहते रहेंगे, इसलिए मैनेजर और प्रिंसिपल के अनाचार के खिलाफ उपाध्यक्ष को कुछ करना चाहिए। गया दिन ने बहुत ठंडे ढंग से सर्वोदयी सभ्यता के साथ समझाया कि उपाध्यक्ष तो सिर्फ कहने की बात है, वास्तव में यह कोई ओहदा जैसा ओहदा नहीं है, उनके पास कोई ताकत नहीं है। और मास्टर साहब, एक खेल तुम ही लोग खेलो, हमें बीच में न घसीटो। तब नागरिक शास्त्र के मास्टर उन्हें गंभीरता से बताने लगे कि उपाध्यक्ष की ताकत कितनी बड़ी है। इस विश्वास से कि गया दिन इस बारे में कुछ नहीं जानते, उन्होंने उपाध्यक्ष की हैसियत को भारत के संविधान के अनुसार बताना शुरू कर दिया। पर गया दिन जूते की नोक से जमीन पर एक गोल दायरा बनाते रहे, जिसका अर्थ यह न था कि वे ज्योमेट्री के जानकार नहीं हैं, बल्कि इससे साफ जाहिर होता था कि वे किसी फंदे के बारे में सोच रहे हैं। अचानक उन्होंने मास्टर को टोक कर पूछा, तो इस बात पर बताओ मास्टर साहब कि भारत के उपाध्यक्ष कौन हैं? यह सवाल सुनते ही मास्टरों में भगदड़ मच गई। कोई इधर देखने लगा, कोई उधर, पर भारत के उपाध्यक्ष का नाम किसी भी दिशा में लिखा नहीं मिला। अंत में नागरिक शास्त्र के मास्टर ने कहा, पहले तो राधा कृष्ण जी थे, अब इधर उनका तबादला हो गया है। गया दिन धीरे से बोले, अब समझ लो मास्टर साहब, उपाध्यक्ष की क्या हैसियत होती है। मगर मास्टर न माने। उनमें से एक ने जिद पकड़ ली कि कम से कम कॉलेज की प्रबंध समिति की एक बैठक तो गया दिन बुलवा ही लें। गया दिन गांव के महाजन जरूर थे, पर वैसे महाजन न थे जिनके किसी और के निकलने पर पंथ बन जाता है। वे उस जत्थे के महाजन थे जो अनजानी राह पर पहले किराए के जन भेजते हैं और जब देख लेते हैं कि उस पर पगडंडी बन गई है और उसके धंसने का खतरा नहीं है, तब वे महाजन की तरह छड़ी टेक कर धीरे धीरे खुद ही निकल जाते हैं। इसलिए मास्टरों की जिद का उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, बैठक बुलाने के लिए रामाधीन को लगा दो मास्टर साहब, वे ऐसे कामों के लिए अच्छे रहेंगे। उन्हें तो लगा ही दिया गया है, तो बस लगाए रहो, खिसकने न दो। कहकर गया दिन आसपास बैठे हुए दूसरे लोगों की ओर देखने लगे। ये दूसरे लोग नज़दीक के गांव के थे, जो पुराने प्रोनोट बढ़वाने, नए प्रोनोट लिखवाने और किसी भी हालत में प्रोनोट से छुटकारा न पाने के लिए आए हुए थे। खन्ना मास्टर ने फैसला कर लिया था कि आज गया दिन से इस मसले पर बात पूरी कर ली जाए। इसीलिए उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की। बोले, मालवी जी, अब आप ही गया दिन जी को समझाइए, यह प्रिंसिपल तो हमें पीछे डाल रहा है। गया दिन ने लंबी सांस खींची, सोचा शायद भाग्य में यही लिखा है, ये निकम्मे मास्टर यहाँ से जाएंगे नहीं। वे देह हिलाकर
चारपाई पर दूसरे आसन से बैठ गए। आदमियों से बोले, तो जाओ भैया, तुम ही लोग जाओ, कल सवेरे जरा जल्दी आना। गया दिन दूसरी सांस खींचकर खन्ना मास्टर की ओर मुंह करके बैठ गए। खन्ना मास्टर बोले, आप इजाजत दें तो बात शुरू से ही कहूं। क्या कहोगे मास्टर साहब? गया दिन उब कर बोले, प्राइवेट स्कूल की मास्टरी वह तो पिसाई का काम है ही, भागोगे कहाँ तक? खन्ना ने कहा, मुसीबत यह है कि इस कॉलेज की जनरल बॉडी की मीटिंग 5 साल से नहीं हुई है। वैद्य जी ही मैनेजर बने हुए हैं, नए आम चुनाव नहीं हुए हैं जो कि हर साल होने चाहिए। वे कुछ देर रामलीला के राम लक्ष्मण की तरह भावहीन चेहरा बनाए बैठे रहे, फिर बोले, आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, पर सैकड़ों संस्थाएं हैं जिनकी सालाना बैठकें बरसों नहीं होती। अपने यहाँ का जिला बोर्ड एक जमाने से बिना चुनाव कराए हुए इसे सालों खींच गया है। गाल फुलाकर वे भर्राए गले से बोले, देश भर में यही हाल है। गला देशभक्ति के कारण नहीं, खांसी के कारण भर आया था। मालवीय जी ने कहा, प्रिंसिपल हजारों रुपया मनमाना खर्च करता है, हर साल ऑडिट वाले ऐतराज करते हैं, हर साल यह बुत्ता दे जाता है। गया दिन ने बहुत निर्दोष ढंग से कहा, आप क्या ऑडिट के इंचार्ज हैं? मालवीय ने आवाज ऊंची करके कहा, जी नहीं, बात यह नहीं है, पर हमसे देखा नहीं जाता कि जनता का रुपया इस तरह बर्बाद हो। आखिर गया दिन ने तभी उनकी बात काट दी। उसी तरह धीरे से बोला, फिर आप किस तरह चाहते हैं कि जनता का रुपया बर्बाद किया जाए? बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर, सभाएं बुलाकर, दावतें लुटाकर? इस ज्ञान के सामने मालवीय जी झुक गए। गया दिन ने उदारतापूर्वक समझाया, मास्टर साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर अच्छे दिनों में कलकत्ता बम्बई देख चुका हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ। जनता के रुपयों पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वह तो बर्बाद होगा ही। वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर खन्ना मास्टर को फुचकारते हुए बोले, नहीं मास्टर साहब, जनता के रुपए के पीछे इतना सोच विचार न करो, नहीं तो बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मालवीय जी को गया दिन की चिंताधारा बहुत ही गहन सी जान पड़ी। गहन भी थी। वे अभी किनारे पर बालू में ही लौट रहे थे। बोले, गया दिन जी, मैं जानता हूं कि इन बातों से हम मास्टरों का कोई मतलब नहीं। चाहे कॉलेज के बदले वैद्य जी आटा चक्की की मशीन लगवा लें, चाहे प्रिंसिपल अपनी लड़की की शादी कर लें, फिर भी यह संस्था है तो आप लोगों की ही, उसमें खुलेआम इतना बेजा बातें हों, नैतिकता का जहां नाम ही न हो। इतनी देर में पहली बार गया दिन के मुख पर कुछ परेशानी सी झलकी, पर जब वे बोले तो आवाज वहीं पहले जैसी थकी थकी सी थी। उन्होंने कहा, नैतिकता का नाम न लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। लोग चुप रहे। फिर गया दिन ने कुछ हरकत दिखाई। उनकी निगाह एक कोने की ओर चली गई। वहां लकड़ी की एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी। उसकी ओर उंगली उठाकर गया दिन ने कहा, नैतिकता समझ लो यह चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बड़ी बढ़िया दिखती है। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है, यह उसी के लिए है। इस बात ने मास्टरों को बिल्कुल ही चुप कर दिया। गया दिन ने ही उन्हें दिलासा देते हुए कहा, और बोलो मास्टर साहब, खुद तुम्हें क्या तकलीफ है? अब तक तो तुम सिर्फ जनता की ही तकलीफ बताते रहे हो। खन्ना मास्टर उत्तेजित हो गए। बोले, आपसे कोई भी तकलीफ बताना बेकार है। आप किसी भी चीज को तकलीफ ही नहीं मान रहे हैं। मानेंगे क्यों नहीं? गया दिन ने उन्हें पुचकारा, जरूर मानेंगे, तुम कहो तो। मालवीय जी ने कहा, प्रिंसिपल ने हमसे सब काम ले लिए हैं। खन्ना को हॉस्टल इंचार्ज नहीं रखा और मुझसे गेम का चार्ज ले लिया। राय साहब हमेशा से इम्तिहान के सुपरिटेंडेंट थे, उन्हें वहां से हटा दिया है। ये सब काम वह अपने आदमियों को दे रहा है। गया दिन बड़े असमंजस में बैठे रहे। फिर बोले, मैं कुछ कहूँगा तो आप नाराज होंगे, पर जब प्रिंसिपल साहब को अपने मन मुताबिक इंचार्ज चुनने का अख्तियार है तो उसमें बुरा क्या मानना। मास्टर लोग कसमसाए तो वे फिर बोले, दुनिया में सब काम तुम्हारी समझ से थोड़े ही होगा मास्टर साहब। पर साल की याद करो, वहीं बेजे गांव के लाल साहब को
लाट साहब ने वाइस चांसलर बना दिया कि नहीं। लोग इतना कूदे फादे, पर किसी ने क्या कर लिया। बाद में चुप हो गए। तुम भी चुप हो जाओ, चिल्लाने से कुछ ना होगा, लोग तुम्हें ही लुच्चा कहेंगे। एक मास्टर पीछे से उचक कर बोले, पर इसका क्या करें? प्रिंसिपल लड़कों को हमारे खिलाफ भड़काता है, हमें माँ बहन की गाली देता है, झूठी रिपोर्ट करता है। हम कुछ लिख कर देते हैं तो उस कागज को गुम करा देता है, बाद में जवाब तलब करता है। गया दिन चारपाई पर धीरे से हिले। वह चरमराई तो सुकुच से गए। कुछ सोच कर बोले, यह तो तुम मुझे दफ्तरों का तरीका बता रहे हो, वहां तो ऐसा होता ही रहता है। उस मास्टर ने तैस में आकर कहा, जब 10-5 लाशें गिर जाएंगी तब आप समझेंगे कि नई बात हुई है। गया दिन उसके गुस्से को दया के भाव से देखते रहे। समझ गए कि आज उसने उड़द की दाल खाई है। फिर धीरे से बोले, यह भी कौन सी नई बात है? चारों तरफ पटापट लाशें तो गिर रही हैं। खन्ना मास्टर ने बात संभाली, बोले, इनके गुस्से का बुरा न माने, हम लोग सचमुच ही परेशान हैं, बड़ी मुश्किल है। आप देखिए ना, इसी जुलाई में उसने अपने 3 रिश्तेदार मास्टर रखे हैं, उन्हीं को हमसे सीनियर बनाकर सब काम ले रहा है। कुनबा परस्ती का बुलबाला है। बताइए, हमें बुरा न लगेगा? बुरा क्यों लगेगा भाई? गया दिन काखने लगे। तुम ही तो कहते हो कि कुनबा परस्ती का बुलबाला है। वैद्य जी के रिश्तेदार न मिले होंगे, बेचारे ने अपने ही रिश्तेदार लगा लिए। एक आध मास्टर हंसने लगे। गया दिन वैसे ही कहते गए, मस्करी की बात नहीं, यही आज का युग धर्म है। जो सब करते हैं वही प्रिंसिपल भी करता है। कहाँ ले जाए बेचारा अपने रिश्तेदारों को? खन्ना मास्टर को संबोधित करके उन्होंने फिर कहा, तुम तो इतिहास पढ़ाते हो ना मास्टर साहब, सिंहगढ़ विजय कैसे हुई थी? खन्ना मास्टर जवाब सोचने लगे। गया दिन ने कहा, मैं ही बताता हूं। तानाजी क्या लेकर गए थे? एक गोह। उसको रस्से से बांध लिया और किले की दीवार पर फेंक दिया। अब गोह तो अपनी जगह जहां चिपक कर बैठ गई वहां बैठ गई। साथ वाले सिपाही उसी रस्से के सहारे सड़ासड़ छत पर पहुंच गए। इतना कहते कहते वे शायद थक गए। इस आशा से कि मास्टर लोग कुछ समझ गए होंगे, उन्होंने उनके चेहरे पर देखा, पर वे निर्विकार थे। गया दिन ने अपनी बात समझाई, वही हाल अपने मुल्क का है मास्टर साहब। जो जहां है अपनी जगह गोह की तरह चिपका बैठा है, टस से मस नहीं होता। उसे चाहे जितना कोचो, चाहे जितना दूर दूर आओ, वह अपनी जगह चिपका रहेगा। और जितने नाते रिश्तेदार हैं सब उसकी दुम के सहारे सड़ासड़ चढ़ते हुए ऊपर तक चले जाएंगे। कॉलेज को क्यों बदनाम करते हो? सभी जगह यही हाल है। फिर सांस खींचकर उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ तो मास्टर साहब, यह बात कहाँ नहीं है? मास्टरों का गुट चमरही के पास से निकला। सबके मुंह लटके हुए थे और लगता था कि टपक कर उनके पांवों के पास गिरने वाले हैं। चमरही गांव के मोहल्ले का नाम था जिसमें चमार रहते थे। चमार एक जाति का नाम है जिसे अछूत माना जाता है। अछूत एक प्रकार के दुपाए का नाम है जिसे लोग संविधान लागू होने से पहले छूते नहीं थे। संविधान एक किताब का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं। और क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है, इसके लिए शिवपालगंज में भी दूसरे गांवों की तरह अछूतों के लिए अलग अलग मोहल्ले थे। और उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख मोहल्ला चमरही था, जिसे जमींदारों ने किसी जमाने में बड़ी ललक से बसाया था। और उस ललक का कारण जमींदारों के मन में चर्म उद्योग का विकास करना नहीं था, बल्कि यह था कि वहां बसने के लिए आने वाले चमार लाठी अच्छी चलाते थे। संविधान लागू होने के बाद चमरही और शिवपालगंज के बाकी हिस्से के बीच एक अच्छा काम हुआ था। वहां एक चबूतरा बनवा दिया गया था जिसे गांधी चबूतरा कहते थे। गांधी, जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे और उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया था कि गांधी की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएंगी। और उसी मोहल्ले में शिवपालगंज में यह चबूतरा बन गया था। चबूतरा जाड़ों में धूप खाने के लिए बड़ा उपयोगी था और ज़्यादातर उस पर कुत्ते धूप खाया करते थे। और चूंकि उनके लिए कोई बाथरूम नहीं बनवाया जाता है,
इसलिए वे धूप खाते खाते उसके कोने में पेशाब भी कर देते थे। और उनकी देखा देखी कभी कभी आदमी भी चबूतरे की आड़ में वही काम करने लगते थे। मास्टरों के गुट ने देखा कि उस चबूतरे पर आज लंगड़ आग जलाकर बैठा है और उस पर कुछ भून रहा है। नज़दीक से देखने पर पता चल लगा कि भुनने वाली चीज़ एक गोल गोल ठोस रोटी है, जिसे वह निश्चय ही आसपास घूमने वाले कुत्तों के लिए नहीं सेक रहा था। लंगड़ को देखते ही मास्टरों की तबीयत हल्की हो गई। उन्होंने रुककर उससे बात करनी शुरू कर दी और 2 मिनट में मालूम कर लिया कि तहसील में जिस नकल के लिए लंगड़ ने दरख्वास्त दी थी, वह अब पूरे कायदे से बिना एक कौड़ी गलत ढंग से खर्च किए हुए उसे मिलने ही वाली है। मास्टर लोगों को यकीन नहीं हुआ। लंगड़ की बातचीत में आज निराशावाद, धन नियतिवाद, सही पराजयवाद, बटा कुंठावाद का कोई असर न था। उसने बताया, बात मान लो बापू, आज मैं सब ठीक करके आया हूँ। दरख्वास्त में 2 गलतियां फिर निकल आई थीं, उन्हें दुरुस्त करा दिया है। एक मास्टर ने खींचकर कहा, पहले भी तो तुम्हारी दरख्वास्त में गलती निकली थी। यह नकलनवीस बार बार गलतियां क्यों निकाला करता है, चोट्टा कहीं का। गाली न दो बापू, लंगड़ ने कहा, यह धर्म की लड़ाई है, गाली गलौज का कोई काम नहीं। नकलनवीस बेचारा क्या करे, कलम वालों की जात ही ऐसी है। तो नकल कब तक मिल जाएगी? अब मिली ही समझो बापू, यही 15-20 दिन। मिसिल सदर गई है, अब दरख्वास्त भी सदर जाएगी। नकल नहीं बनेगी, फिर वह वहाँ वापस आएगी, फिर रजिस्टर पर चढ़ेगी। लंगड़ नकल लेने की योजना सुनाता रहा। उसे पता भी नहीं चला कि मास्टर लोग उसकी बात और गांधी चबूतरे के पास फैली हुई बू से उबकर कब आगे बढ़ गए। जब उसने सिर ऊपर उठाया तो उसे आसपास चीर परिचित कुत्ते, सूअर और घूरे भर दिखाई दिए, जिनकी सोहबत में वह दफ्तर के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ने चला था। गोधूली वेला एक बछड़ा बड़े उग्र रूप से सींगे फटकार कर चारों पांव से एक साथ टेढ़ी मेढ़ी छलांगे लगाता हुआ चबूतरे के पास से निकला। वह कुछ देर दौड़ता रहा, फिर आगे एक गेहूं के हरे भरे खेत में जाकर ढीला पड़ गया। लंगड़ ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो दरोगा जी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी के 12वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के 13वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। तहसील का मुख्यालय होने के बावजूद शिवपालगंज इतना बड़ा न था कि उसे टाउन एरिया होने का हक मिलता। शिवपालगंज में एक गांव सभा थी और गांव वाले उसे गांव सभा ही बनाए रखना चाहते थे, ताकि उन्हें टाउन एरिया वाली दर से ज़्यादा टैक्स न देना पड़े। इस गांव सभा के प्रधान रामाधीन भीम खेड़वी के भाई थे, जिनकी सबसे बड़ी सुंदरता यह थी कि वे इतने साल प्रधान रह चुकने के बावजूद न तो पागल खाने गए थे न जेल खाने। गंजहों में वे अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध थे और उसी कारण प्रधान बनने के पहले तक वे सर्वप्रिय थे। बाहर से अफसरों के आने पर गांव वाले उनको एक प्रकार से तस्तरी पर रखकर उनके सामने पेश करते थे और कभी कभी कह भी देते थे कि साहेब, शहर में जो लोग चुनकर जाते हैं उन्हें तो तुमने 1000 बार देखा होगा, अब एक बार यहाँ का भी माल देखते जाओ। गांव सभा के चुनाव जनवरी के महीने में होने थे और नवंबर लग चुका था। सवाल यह था कि इस बार किसको प्रधान बनाया जाए। पिछले चुनाव में वैद्य जी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, क्योंकि गांव सभा के काम को वे निहायत जलील काम मानते थे। और वह एक तरह से जलील भी था, क्योंकि गांव सभाओं के अफसर बड़े टूटपूजिया किस्म के अफसर थे। न उनके पास पुलिस का डंडा था, न तहसीलदार का रुतबा, और उनसे रोज रोज अपने काम का मुआयना कराने में आदमी की इज्जत गिर जाती थी। प्रधान को गांव सभा की जमीन जायदाद के लिए मुकदमे करने पड़ते थे और शहर के इजलास में वकीलों और हाकिमों का उनके साथ वैसा भी सलूक न था जो एक चोर का दूसरे चोर के साथ होता है। मुकदमेबाजी में दुनिया भर की दुश्मनी लेनी पड़ती और मुसीबत के वक्त पुलिस वाले सिर्फ मुस्कुरा देते थे
और कभी कभी उन्हें मोटे अक्षरों में प्रधान जी कहकर थाने के बाहर का भूगोल समझाने लगते थे। पर इधर कुछ दिनों से वैद्य जी की रुचि गांव सभा में दिखने लगी थी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का एक भाषण किसी अखबार में पढ़ लिया था। उस भाषण में बताया गया था कि गांव का उद्धार स्कूल, सहकारी समिति और गांव पंचायत के आधार पर ही हो सकता है। और अचानक वैद्य जी को लगा था कि वे अभी तक गांव का उद्धार सिर्फ कोऑपरेटिव यूनियन और कॉलेज के सहारे करते आ रहे थे, और उनके हाथ में गांव पंचायत तो है नहीं। आह, उन्होंने सोचा होगा, तभी शिवपालगंज का ठीक से उद्धार नहीं हो रहा है। यही तो मैं कहूँ कि क्या बात है। रुचि लेते ही कई बातें सामने आई। यह कि रामाधीन के भाई ने गांव सभा को चौपट कर दिया है। गांव की बंजर जमीन पर लोगों ने मनमाने कब्जे कर लिए हैं, और निश्चय ही प्रधान ने रिश्वत ली है। ग्राम पंचायत के पास रुपया नहीं है, और निश्चय ही प्रधान ने गबन किया है। गांव के भीतर बहुत गंदगी जमा हो गई है, और प्रधान निश्चय ही सुअर का बच्चा है। थाने वालों ने प्रधान की शिकायत पर कई लोगों का चालान किया है, जिससे सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि वह अब पुलिस का दलाल हो गया है। प्रधान को बंदूक का लाइसेंस मिल गया है, जो निश्चय ही डकैतियों के लिए उधार जाती है। और पिछले साल गांव में बजरंगी का कत्ल हुआ था, तो बूझो कि क्यों हुआ था। भंग पीने वालों में भंग पीसना एक कला है, कविता है, कार्रवाई है, कर्तव्य है, रस्म है। वैसे टके की पत्ती को चबाकर ऊपर से पानी पी लिया जाए तो अच्छा खासा नशा आ जाएगा, पर यह नशेबाजी सस्ती है। आदर्श यह है कि पत्ती के साथ बादाम, पिस्ता, गुलकंद, दूध मलाई आदि का प्रयोग किया जाए। भांग को इतना पीसा जाए कि लोढ़ा और सील चिपक कर एक हो जाए। पीने के पहले शंकर भगवान की तारीफ में छंद सुनाए जाए, और पूरी कार्रवाई को व्यक्तिगत न बनाकर उसे सामूहिक रूप दिया जाए। शनिचर का काम वैद्य जी की बैठक में भंग के इसी सामाजिक पहलू को उभारना था। इस समय भी वह रोज ही की तरह भंग पीस रहा था। उसे किसी ने पुकारा, शनिचर। शनिचर ने फुफकार कर फन जैसा सिर ऊपर उठाया। वैद्य जी ने कहा, भंग का काम किसी और को दे दो और यहाँ अंदर आ जाओ, जैसे कोई उसे मिनिस्ट्री का इस्तीफा देने को कह रहा हो। वह भुनभुनाने लगा, किसे दे दें? कोई है भी इस काम के करने वाला? आजकल के लौंडे क्या जाने इन बातों को हल्दी मिर्च जैसा पीसकर रख देंगे। पर उसने किया यही कि सिल लोढ़े का चार्ज एक नौजवान को दे दिया। हाथ धोकर अपने अंडरवियर के पीछे पोंछ लिए और वैद्य जी के पास आकर खड़ा हो गया। तख्त पर वैद्य जी, रंगनाथ, बदरी पहलवान और प्रिंसिपल साहब बैठे थे। प्रिंसिपल एक कोने में खिसक कर बोले, बैठ जाइए शनिचर जी। इस बात ने शनिचर को चौकन्ना कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उसने टूटे हुए दांत बाहर निकालकर छाती के बाल खुजलाने शुरू कर दिए। वह बेवकूफ सा दिखने लगा, क्योंकि वह जानता था कि चालाकी के हमले का मुकाबला किस तरह किया जाता है। बोला, अरे प्रिंसिपल साहब, अब अपने बराबर बैठाल कर मुझे नरक में न डालिए। बदरी पहलवान हंसे, बोले, रस्साले, गंजापन झाड़ते हो? प्रिंसिपल साहब के साथ बैठने से नरक में चले जाओगे? फिर आवाज बदल कर बोले, बैठ जाओ उधर। वैद्य जी ने शाश्वत सत्य कहने वाली शैली में कहा, इस तरह से न बोलो बद्री। मंगलदास जी क्या होने जा रहे हैं, इसका तुम्हें कुछ पता भी है? शनिचर ने बरसों बाद अपना सही नाम सुना था। वह बैठ गया और बड़प्पन के साथ बोला, अब पहलवान जी को ज़्यादा जलील न करो महाराज, अभी इनकी उम्र ही क्या है, वक्त पर सब समझ जाएंगे। वैद्य जी ने कहा, तो प्रिंसिपल साहब कह डालो जो कहना है। उन्होंने अवधि में कहना शुरू किया, कहे कि कोनो बात है, आप लोग सब जानते हो। फिर अपने को खड़ी बोली की सूली पर चढ़ाकर बोले, गांव सभा का चुनाव हो रहा है। यहाँ का प्रधान बड़ा आदमी होता है, वह कॉलेज कमेटी का मेंबर भी होता है, एक तरह से मेरा भी अफसर। वैद्य जी ने अकस्मात कहा, सुनो मंगलदास, इस बार हम लोग गांव सभा का प्रधान तुम्हें बनाएंगे। शनिचर का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। उसने हाथ जोड़ दिए। पुलक गात लोचन सलील, किसी गुप्त रोग से पीड़ित,
उपेक्षित कार्यकर्ता के पास किसी मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन बनने का परवाना आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वहीं शनिचर की हुई। फिर अपने को काबू में करके उसने कहा, अरे नहीं महाराज, मुझ जैसे नालायक को आपने इस लायक समझा, इतना बहुत है, पर मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूं। शनिचर को अचंभा हुआ कि अचानक वह कितनी बढ़िया उर्दू छाट गया है। पर बद्री पहलवान ने कहा, अबे अभी से मत बहक, ऐसी बातें तो लोग प्रधान बनने के बाद कहते हैं, इन्हें तब तक के लिए बांधे रख। इतनी देर बाद रंगनाथ बातचीत में बैठा। शनिचर का कंधा थपथपाकर उसने कहा, लायक नालायक की बात नहीं है शनिचर, हम मानते हैं कि तुम नालायक हो, पर उससे क्या, प्रधान तुम खुद थोड़े ही बन रहे हो, वह तो तुम्हें जनता बना रही है। जनता जो चाहेगी करेगी, तुम कौन होते हो बोलने वाले। पहलवान ने कहा, लौंडे तुम्हें दिन रात बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, तब तुम क्या करते हो, यही ना कि चुपचाप बेवकूफ़ बन जाते हो। प्रिंसिपल साहब ने पढ़े लिखे आदमी की तरह समझाते हुए कहा, हाँ भाई, प्रजातंत्र है, इसमें तो सब जगह इसी तरह होता है। शनिचर को जोश दिलाते हुए बोले, शाबाश शनिचर, हो जाओ तैयार। यह कहकर उन्होंने चढ़ जा बेटा सूली पर वाले अंदाज से शनिचर की ओर देखा। उसका सिर हिलना बंद हो गया था। प्रिंसिपल ने आखिरी धक्का दिया, प्रधान कोई गबड़ू घुसड़ू ही हो सकता है, भारी ओहदा है, पूरे गांव की जायदाद का मालिक, चाहे तो एक दिन में लाखों का वारा न्यारा कर दे। मुकामी हाकिम है, चाहे तो सारे गांव को 107 में चालान करके बंद कर दे। बड़े बड़े अफसर आकर उसके दरवाजे पर बैठते हैं, जिसकी चुगली खा दे उसका बैठना मुश्किल। कागज पर जरा सी मुहर मार दी और जब चाहा मनमाना तेल शक्कर निकाल लिया। गांव में उसके हुक्म के बिना कोई अपने घूरे पर कूड़ा तक नहीं डाल सकता। सब उससे सलाह लेकर चलते हैं, सबकी कुंजी उसके पास है, हर लावारिस का वही वारिस है। क्या समझे। रंगनाथ को ये बातें आदर्शवाद से कुछ गिरी हुई जान पड़ रही थी। उसने कहा, तुम तो मास्टर साहब प्रधान को पूरा डाकू बनाए दे रहे हो। कहकर प्रिंसिपल ने ऐसा प्रकट किया जैसे वे जानबूझकर ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हों। यह उनका ढंग था, जिसके द्वारा बेवकूफ़ी करते करते वे अपने श्रोताओं को यह भी जता देते थे कि मैं अपनी बेवकूफ़ी से परिचित हूँ और इसीलिए बेवकूफ़ नहीं हूँ। रंगनाथ बाबू, आपने भी क्या सोच लिया, मैं तो मौजूदा प्रधान की बातें बता रहा था। रंगनाथ ने प्रिंसिपल को गौर से देखा। यह आदमी अपनी बेवकूफ़ी को भी अपने दुश्मन के ऊपर ठोक कर उसे बदनाम कर रहा है। समझदारी के हथियार से तो अपने विरोधियों को सभी मारते हैं, पर यहाँ बेवकूफ़ी के हथियार से विरोधी को उखाड़ा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए खन्ना मास्टर और उसके साथियों के बारे में वह निराश हो गया। उसने समझ लिया कि प्रिंसिपल का मुकाबला करने के लिए कुछ और मजे हुए खिलाड़ी की जरूरत है। शनिचर कह रहा था, पर बद्री भैया, इतने बड़े बड़े हाकिम प्रधान के दरवाजे पर आते हैं, अपना तो कोई दरवाजा ही नहीं है, देख तो रहे हो वह टूटा छप्पर। बदरी पहलवान हमेशा से शनिचर से अधिक बातें करने में अपनी तौहीन समझते थे। उन्हें संदेह हुआ कि आज मौका पाकर यह मुंह लगा जा रहा है, इसलिए वे उठकर खड़े हो गए। कमर से गिरती हुई लुंगी को चारों ओर से लपेटते हुए बोले, घबराओ नहीं, एक दिया सलाई तुम्हारे टूटे छप्पर में भी लगाए देता हूं, यह चिंता अभी दूर हुई जाती है। कहकर वे घर के अंदर चले गए। यह मजाक था, ऐसा समझकर पहले प्रिंसिपल साहब फिर शनिचर दोनों हंसे। रंगनाथ की समझ में आते आते बात दूसरी ओर चली गई थी। वैद्य जी ने कहा, क्यों, मेरा स्थान तो है ही, आनंद से यहाँ बैठे रहना, सभी अधिकारियों का यहीं से स्वागत करना। कुछ दिन बाद पक्का पंचायत घर बन जाएगा तो उसी में जाकर रहना, वहीं से गांव सभा की सेवा करना। शनिचर ने फिर विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़े, सिर्फ यही कहा, मुझे क्या करना है, सारी दुनिया यही कहेगी कि आप लोगों के होते हुए शिवपालगंज में एक निठल्ले को। प्रिंसिपल ने अपनी चिर परिचित हैं और अवधि का प्रयोग करते हुए कहा,
फिर बहकने लगे, आप शनिचर जी, हमारे इधर राजापुर की गांव सभा में वहां के बाबू साहब ने अपने हलवाहे को प्रधान बनवाया है। कोई बड़ा आदमी इस धकापेल में खुद कहाँ पड़ता है। प्रिंसिपल साहब बिना किसी कुंठा के कहते रहे, और मैनेजर साहब, उसी हलवाहे ने सभापति बनकर रंग बांध दिया। किस्सा मशहूर है कि एक बार तहसील में जलसा हुआ। डिप्टी साहब आए। सभी प्रधान बैठे थे। उन्हें फर्श पर दरी बिछाकर बैठाया गया था। डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे थे। तभी हलवाहे राम ने कहा कि यहाँ कहाँ का न्याय है कि हमें बुलाकर फर्श पर बैठाया जाए और डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठें। डिप्टी साहब भी नए लौंडे थे, ऐंठ गए। फिर तो दोनों तरफ इज्जत का मामला पड़ गया। प्रधान लोग हलवाहे राम के साथ हो गए। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। डिप्टी साहब वही कुर्सी दबाए शांति शांति चिल्लाते रहे, पर कहाँ की शांति और कहाँ की शकुंतला। प्रधान ने सभा में बैठने से इनकार कर दिया और राजापुर का हलवाहा तहसीली क्षेत्र का नेता बन बैठा। दूसरे ही दिन 3 पार्टियों ने अर्जी भेजी कि हमारे मेंबर बन जाओ, पर बाबू साहब ने मना कर दिया कि खबरदार, अभी कुछ नहीं, जब हम जिस पार्टी को बताएं उसी के मेंबर बन जाना। सनीचर के कानों में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसकी कल्पना ने एक नंग धड़ंग अंडरवियरधारी आदमी के पीछे 100-200 आदमी बांह उठा उठा कर चीख रहे थे। वैद्य जी बोले, यह अशिष्टता थी। मैं प्रधान होता तो उठकर चला आता, फिर 2 मास बाद अपनी गांव सभा में उत्सव करता, डिप्टी साहब को भी आमंत्रित करता, उन्हें फर्श पर बैठा देता। उसके बाद स्वयं कुर्सी पर बैठकर व्याख्यान देते हुए कहता कि बंधुओं, मुझे कुर्सी पर बैठने में स्वाभाविक कष्ट है, पर अतिथि सत्कार का यह नियम डिप्टी साहब ने अमुक तिथि को हमें तहसील में बुलाकर सिखाया था। अतः उनकी शिक्षा के आधार पर मुझे इस असुविधा को स्वीकार करना पड़ा है। कहकर वैद्य जी आत्मसंतोष के साथ उठकर हंसे। रंगनाथ का समर्थन पाने के लिए बोले, क्यों बेटा, यही उचित होता ना? रंगनाथ ने कहा, ठीक है, मुझे भी यह तरकीब लोमड़ी और सारस की कथा में समझाई गई थी। वैद्य जी ने सनीचर से कहा, तो ठीक है, जाओ देखो कहीं सचमुच ही तो उस मूर्ख ने भंग को हल्दी जैसा नहीं पीस दिया। जाओ, तुम्हारा हाथ लगे बिना रंग नहीं आता। बदरी पहलवान मुस्कुराकर दरवाजे पर से बोले, जाओ साले, फिर वहीं भंग घोटो। कुछ देर सन्नाटा रहा। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, आज्ञा हो तो एक बात खन्ना मास्टर के बारे में कहूं। वैद्य जी ने भौहें मत्थे पर चढ़ा ली। आज्ञा मिल गई। प्रिंसिपल ने कहा, एक घटना घटी है। परसों शाम के वक्त गयादीन के आंगन में एक ढेला जैसा गिरा। गयादीन उस समय दिशा मैदान के लिए बाहर गया हुआ था। घर में उस ढेले को बेला की बुआ ने देखा और उठाया। वह एक मुड़ा हुआ लिफाफा था। बुआ ने बेला से उसे पढ़वा कर सुनना चाहा, पर बेला पढ़ नहीं पाई। रंगनाथ बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, अंग्रेजी में लिखा हुआ था क्या? अंग्रेजी में कोई क्या लिखेगा, था तो हिंदी में ही, पर कुंवारी लड़की उसे पढ़ती कैसे? वह एक प्रेम पत्र था। वैद्य जी चुपचाप सुन रहे थे। रंगनाथ की हिम्मत न पड़ी कि पूछे, पत्र किसने लिखा था? प्रिंसिपल बोले, पता नहीं किसने लिखा था। मुझे तो लगता है कि खन्ना मास्टर के ही गुट वालों की हरकत है। गुंडे हैं साले, गुंडे। पर खन्ना मास्टर आपके खिलाफ प्रचार कर रहा है। कहता है कि वह पत्र रूपन बाबू ने भेजा है। अब उसकी यह हिम्मत है कि आपके वंश को कलंकित करे। वैद्य जी पर इसका कोई असर नहीं दिख पड़ा, सिवाय इसके कि वे 1 मिनट तक चुप बैठे रहे। फिर बोले, वह मेरे वंश को क्या कहकर कलंकित करेगा? कलंकित तो वह गयादीन के वंश को कर रहा है। कन्या तो उन्हीं की है। प्रिंसिपल साहब थोड़ी देर वैद्य जी का मुंह देखते रहे, पर उनका चेहरा बिल्कुल रिटायर हो चुका था। घबराहट में प्रिंसिपल साहब लुढ़क कर अवधि के फर्श पर आ गिरे। दूसरी ओर देखते हुए बोले, लाओ भैया सनीचर, जल्दी से ठंडाई फंडाई ले आओ। कॉलेज में लेबर छूटे का समय हो ही रहा है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी के 13वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, उपन्यास राग दरबारी के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं।
तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।